नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। 3 राज्यों में सत्ता पाने के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को एक खास संदेश दिया। स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में नारे लगने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मोदी जी नहीं, मोदी कहिए। यह अकेले मोदी नहीं, कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। 3 राज्यों में सीएम कौन होगा, इस पर अभी मुलाकात और मंथन का दौर जारी है। राजस्थान में वसुंधरा राजे अपने तेवरों के साथ विधायक शक्ति दिखा रही हैं। वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। इस बीच सूत्रों की माने तो तीनों राज्यों में बीजेपी कल पर्यवेक्षकों का ऐलान करेगी। इस पर सत्ता की स्पेशल कुंजी के जरिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को नए सीएम का इंतजार जरूर है, लेकिन आज तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। तेलंगाना के सीएम पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने वादों की गारंटी वाली फाइल पर भी हस्ताक्षर कर दिए। सियासी हलचल के बीच आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें 17 दल शामिल हुए। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। हालांकि इस बैठक से टीएमसी ने दूरी बनाए रखी। इसके मायने क्या हैं, इस पर भी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सत्ता के न्यूज मित्रों को अयोध्या राम मंदिर वाला शुभ अपडेट भी दे दें। आज राजस्थान के जोधपुर से 600 किलोग्राम शुद्ध देसी घी अयोध्या पहुंच गया है। बैलगाड़ी से यह घी लाया गया है। अयोध्या में आरती के साथ इसका स्वागत हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अखंड ज्योति में इसका इस्तेमाल होगा। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के नए विस्फोटक चरण पर हमने एक धमाकेदार रील तैयार की है। दक्षिण गाजा में इजराइल का ऑपरेशन अपने आखिरी राउंड में है। हानिया का करीबी और मुख्य कमांडर सिनवार अब घेरा जा चुका है। आपको वॉर जोन से पूरा अपडेट भी देंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें, बार्क की रेटिंग में टीवी 9 भारतवर्ष की सत्ता लगातार बरकरार है। विश्वास जताने के लिए सभी न्यूज मित्रों का शुक्रिया। सटीक खबर और तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ हम आपके भरोसे पर इसी तरीके से खरे उतरते रहेंगे। तो सत्ता की शुरुआत राजस्थान के रण से करते हैं, जहां चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। राजस्थान के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे कल दिल्ली आ चुकी हैं। अब तक उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं हुई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि वो आज बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगी। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि कल बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान करेगी। इस बीच आज बाबा बालकनाथ ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। वो विधायक चुन लिए गए। गजेंद्र शेखावत और बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। जाहिर है राजस्थान ही चर्चा का विषय रहा होगा। लेकिन इस सब के बीच आज एक बड़ी खबर यह आई कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने 2 दिन पहले 6 बीजेपी विधायकों को रिजॉर्ट में बंधक बना लिया था। आरोप है कि वसुंधरा राजे के पक्ष में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी। इन आरोपों के बाद कल वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। लेकिन इस ट्वीट से अलग सवाल जयपुर विधायक बंधक कांड पर उठ रहे हैं और आज ये सवाल पूरे दिन चर्चा का विषय भी बने रहे। अब राजस्थान के उस कथित विधायक बंधक कांड पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, जिसमें बगावत के आरोप हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है और वसुंधरा राजे का चेहरा है। वसुंधरा राजे पर बगावत और विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए बंधक बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से आमतौर पर ऑपरेशन कमल बीजेपी की विरोधी पार्टियों की बगिया उछाड़ता है, लेकिन इस बार अपने ही बगीचे में बगावत का बवंडर होने के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान के किशनगंज से बीजेपी के विधायक हैं ललित मीणा। उनके पिता और बीजेपी नेता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि ललित मीणा वसुंधरा राजे से मिलने के लिए जयपुर गए थे। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ललित मीणा को लेकर रिजॉर्ट गए। ललित मीणा जयपुर सीकर रोड पर स्थित रिजॉर्ट पहुंचे। उस रिजॉर्ट में बीजेपी के 6 विधायक पहले से ही रुके हुए थे। हेमराज मीणा ने यह जानकारी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को दी। इसके बाद सुबह 4 बजे विधायकों को वहां से निकाला गया। विधायकों को निकालते समय हाथापाई की नौबत भी आ गई।
इतना ही नहीं, हेमराज मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि उनके विधायक बेटे ललित मीणा बीजेपी दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोका गया। TV9 के संवाददाता ने हेमराज मीणा से बात भी की। एक बार वो पूरी बातचीत सुन लीजिए, फिर इस कथित बगावत के डिटेल आपको देंगे और सत्ता की कुछ दिलचस्प कुंजियां भी खोलेंगे। दिन के कुछ विधायक हैं जो किसी के कहने पे होटल में रुके हुए हैं, आपने उनसे क्या कहा और फिर आपने प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से संपर्क किया, तो क्या थोड़ा सा वो जानकारी सिर्फ चाहिए थी, फोन पे ही जानकारी चाहिए थी? तो ऐसी कोई बात नहीं थी जी जी। तो उसको जयपुर उनके वसुंधरा जी से मिलने के लिए जयपुर गया था वो। जी जी जी। और दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे उसको। दुष्यंत सिंह जी लेके गए थे। अब मिलने के बाद में वो क्या हुआ कि वहाँ एक होटल में ठहर गए। जी जी। तो उसको क्या पार्टी कार्यालय मिलने के लिए जाना चाह रहा था, तो पार्टी कार्यालय मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, बस यही घटना। अच्छा, तो दुष्यंत जी को पता लगा, मैं गया फिर 12 से जयपुर गया। जी जी। जयपुर से फिर वो तो वहीं से होटल से लाके कार्यालय गए, हम ले गया। फिर वो थोड़ी तकलीफ आई वहाँ कार्यालय से, वहाँ होटल से निकलने में तकलीफ आई। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के दुष्यंत सिंह जी करीब ललित जी के अलावा 6 और विधायकों को लेकर होटल पहुंचे थे, यही मामला था? 7 लोग थे, वो तो झालावाड़ के 12 गए, उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब लोग थे। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये लगता है कि वसुंधरा जी की तरफ से किसी तरह का दबाव था विधायकों के ऊपर कि एक जगह पे वो रुके हैं ताकि दबाव बनाया जा सके? हाँ, वो यही था कि भाई वो मिलने न जाए। तो हमको तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो कुछ लोग लगा रखे थे जिन्होंने कहा कि भाई कि वो मना किया हुआ है कि वो मिलने भगवान कार्यालय में जाना नहीं है। तो बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा का दावा तो यह भी है कि एक नहीं बल्कि 3 रिजॉर्ट में विधायकों को रुकवाने की प्लानिंग की गई थी। जयपुर के अलावा कोटपुतली, बहरोड और झालावाड़ में विधायकों को ठहराया जाता, लेकिन ललित मीणा ने यह बात अपने पिता हेमराज मीणा को बता दी। हेमराज मीणा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सारा प्लान राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी को बता दिया, जिससे वसुंधरा राजे का पूरा प्लान खराब हो गया और विधायकों को रिजॉर्ट से निकाल लिया गया। ये सारे आरोप हैं। वो मिलने गया था। तो मिलने गया था तो फिर वो कार्यालय में मिलने उसको एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा। तो मेरी जानकारी में आया कि तो फिर मैंने कहा भाई कार्यालय तो जाएंगे। तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया। और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा जिस रात की घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये 4 दिसंबर की बात हो सकती है, क्योंकि 4 दिसंबर को ही ललित मीणा वसुंधरा राजे से मिलने गए थे। 4 दिसंबर की रात ही करीब 30 विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ललित मीणा भी शामिल थे। इसका वीडियो भी TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ललित मीणा ने मीडिया से बात भी की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। एक बार वो बयान सुनिए ताकि आप पूरे घटनाक्रम को समझ पाएं। सांसद महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी से जो धन्यवाद दिया, 12 और झालावाड़ के हमारे MLA सब लोग थे, उनसे मिलके नमस्ते करके आए। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन तय करेगा ये सारी चीज। इस घटना के बाद हालात तेजी से बदले हैं। राजस्थान में अब तक कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं उसको इस टाइमलाइन से थोड़ा आपको समझा देते हैं। 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी की जीत हुई। 4 दिसंबर की रात वसुंधरा राजे ने अपने निवास पर अलग अलग विधायकों से 30-30 मिनट की मुलाकात की। अगले दिन 5 दिसंबर को 10 और विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का वक्त 15 मिनट का था। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि रिजॉर्ट वाली घटना और विधायकों से लगातार मिलने की बात से बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप अलर्ट हो गई और वसुंधरा राजे को दिल्ली आने के लिए कहा गया।
6 दिसंबर को यानी कल वसुंधरा राजे दिल्ली आ गई। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कहा कि अपनी बहू से मिलने आई हैं। कल से वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं। ऐसा दावा है कि आज वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकती हैं। और अब आते हैं आज के बड़े सवाल पर कि ऐसा क्या है कि जिस बीजेपी में विधायकों की बगावत पुराने दिनों की बात हो गई, उस बीजेपी में बगावत की खबरें आ रही हैं। विधायक बंधक बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी में वसुंधरा राजे अपनी ताकत दिखा रही हैं। और ये सब हम जो बात कह रहे हैं वो हेमराज मीणा के आरोपों और दावों के आधार पर कह रहे हैं। दरअसल राजस्थान में वसुंधरा राजे के 35 करीबियों को टिकट मिला था। खुद की सीट को छोड़कर 45 विधायकों के प्रचार में वसुंधरा पहुंची थी। वसुंधरा को 5 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की भी बात कही जा रही है। चुनाव जीतने के बाद 40 विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा से मिलने वाले विधायकों की संख्या 40 नहीं बल्कि 50 है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 50 विधायकों का बनता है। माना जा रहा है कि यही वसुंधरा राजे की ताकत है, लेकिन इस ताकत के पीछे भी बहुत कुछ है। दरअसल वसुंधरा राजे राजपूत परिवार से आती हैं। राजस्थान में राजपूत करीब 14% हैं। करीब 60 सीटों पर वो अपना असर रखते हैं। जाट परिवार में उनकी शादी हुई है। राज्य में करीब 10 से 15% जाट हैं जो 50 से 60 सीटों पर असर रखते हैं। वसुंधरा राजे के बेटे की शादी गुर्जर परिवार में हुई है। राज्य में 9% गुर्जर वोट हैं जो करीब 50 सीटों पर असर रखते हैं। यानी वसुंधरा अपने को क्षत्राणी की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों को समधन कहकर राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तीनों जातियों को साधती रही हैं। इन तीनों जातियों को मिला दें तो वसुंधरा राजे अकेले 34% जातियों को साधने में सक्षम है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तो वसुंधरा राजे की चुनावी और राजनीतिक ताकत थी, लेकिन आज उनका राजनीतिक इतिहास भी काफी मजबूत रहा है। अब तक अगर हम आपको बताएं तो वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, 5 बार लोकसभा की सांसद रही हैं, 6 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक बनकर पहुंची हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी। 1984 से राजनीति में है और काफी सक्रिय हैं। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी नेताओं में उनका नाम आता है। हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है, लेकिन भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विटामिन सत्ता में होता है। नेताओं को सत्ता का विटामिन मिल जाए तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। नेताओं को किसी और विटामिन की गोली लेने की जरूरत नहीं होती। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के कई नेताओं के लिए सत्ता का विटामिन एक बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए लगातार गणित हो रहा है, सियासी गुणाभाग लगाए जा रहे हैं। अगले 72 घंटे इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी नजर इस पर रहेगी और आपको सत्ता की इनसाइड स्टोरी सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर देखने को लगातार मिलती रहेगी। और सत्ता में आगे बात करते हैं एक संदेश की जो पीएम मोदी ने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, 3 राज्यों में धमाकेदार विजय पर बीजेपी नेताओं ने ताली बजाकर जोरदार उनका स्वागत किया। नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है कि नारे भी लगाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान फूलमाला पहनाकर पीएम मोदी को सम्मानित किया। इन 2 तस्वीरों से ज्यादा अहम आज का वो मैसेज था जो पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया। पहले आप शब्दशाह जानिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम ने कहा कि मुझे आप लोग मोदी जी नहीं, सिर्फ मोदी कहकर बुलाइए, क्योंकि जनता उन्हें सिर्फ इसी नाम से जानती है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 3 राज्यों में अच्छी जीत मिली है, साथ ही तेलंगाना और मिजोरम में भी बीजेपी की ताकत बढ़ी है। लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए त्याग कर रहे हैं। देश की जनता को कम मत समझिए। ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर काम करें तो अनुकूल परिणाम मिलता है। नारी, युवा, किसान और गरीब, ये सिर्फ 4 जाति है देश में। वही जाति, उनके साथ हमको न्याय करना है, उनका समग्र विकास के लिए काम करना है। ये भी कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जनता के साथ जुड़ना, मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए। मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती है, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप इस तरह का सम्मान ना दे।
मुझे जनता के बीच रहने दें। वो मुझे मोदी कहते हैं तो आप भी मोदी कहिए। मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है। आज जिस प्रकार से बेचारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे कश्मीर में बेचारे हिंदू, आज उनको लगता है मोदी के कारण हमारी सुरक्षा है। तो कुल मिलाकर इस देश के सनातनियों को लगता है मोदी के कारण हमारा धर्म सुरक्षित है। तो ये सारे बहुत सारे विषय हैं तो मोदी का एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा मोदी को मोदी बोलो। टीम स्पिरिट, संगठन स्पिरिट और राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर कार्य करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई भी दी है। और नजरिया 9, हमारे देश में किसी के नाम के आगे जी लगाना सम्मान और आदर व्यक्त करने का एक तरीका है, लेकिन यही सम्मान सूचक जी जनता से कनेक्ट करने में थोड़ी दूरी भी ले आता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी को हटाकर अपनी ब्रांडिंग को और सरल और सामान्य किया है ताकि लोगों से कनेक्ट और बढ़े। एक तरफ सत्ता के लिए जंग है तो दूसरी तरफ सत्ता ना मिलने का दुख है। ये दुख इतना बड़ा है कि हर बढ़ते दिन के साथ इसकी चुभन बढ़ती जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता हैं फूल सिंह बरैया। चुनाव से पहले फूल सिंह बरैया ने ऐलान किया था कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो सार्वजनिक रूप से अपना मुंह काला करेंगे। चुनाव परिणाम आए तो 50 की बात तो छोड़ दीजिए, बीजेपी पिछली बार के मुकाबले करीब 54 सीट ज्यादा जीत गई। जैसे ही बीजेपी जीती तो फूल सिंह बरैया का पुराना बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को 50 से ज्यादा सीट मिलने पर चेहरा काला करने की बात कही थी। लेकिन नेताजी का कमिटमेंट देखिए, वो मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने मुंह काला करने का जो वादा किया था उस पर कायम है। उन्होंने 7 दिसंबर की तारीख तय की और कहा कि वो अपना मुंह राजभवन के सामने काला करेंगे। यानी तारीख तय हो गई, लेकिन नेताजी कमिटमेंट से नहीं हिले। आज अपने कमिटमेंट के मुताबिक 7 दिसंबर को फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला कराने के लिए राजभवन के बाहर पहुंच गए। राजभवन पहुंचने से पहले तक वो कमिटमेंट पर अड़े थे, लेकिन तभी दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया और फूल सिंह ने मुंह काला करने की जगह सिर्फ काला टीका लगाया। खुद दिग्विजय सिंह इसकी रस्म-अदायगी करते हुए नजर भी आए। यानी आखिरी वक्त पर नेताजी कमिटमेंट से हिल गए। वैसे नेताजी आज राजभवन पहुंचने तक सख्त थे, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने कमिटमेंट पूरा करते करते एक ट्विस्ट कर दिया और धीरे से निकल गए। आज का यह पूरा घटनाक्रम काफी घुमावदार था। इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, वो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। अभी चैलेंज किया बीजेपी को, लिख करके दिया, मैंने लिख करके दिया बीजेपी को कि इस बार बीजेपी अगर 50 सीट को भी क्रॉस कर जाए तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का। ये कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमागी नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 50 विधायक भी नहीं जीत सकती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
देख सकते हैं ईवीएम का काला मुंह कर रहे हैं हम लोग। ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का मुंह काला हो रहा है, ईवीएम का। दरअसल फूल सिंह बरैया काफी पुराने और मजे हुए नेता हैं। मध्य प्रदेश में बड़े दलित नेता का दर्जा रखते हैं, लेकिन कांग्रेस में बहुत पुराने नहीं हैं। फूल सिंह बरैया ने अपनी राजनीति बीएसपी से शुरू की थी। 2003 में मायावती से मतभेद हो गया और बीएसपी छोड़कर नई पार्टी बना ली। बरैया ने समता समाज पार्टी बनाई, लेकिन वो खुद विधानसभा चुनाव हार गए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने फूल सिंह बरैया को कांग्रेस में शामिल कराया, लेकिन 2020 का विधानसभा उपचुनाव वो हार गए थे। वैसे फूल सिंह बरैया तो अपना कमिटमेंट पूरा करते करते रह गए, लेकिन उनके समर्थकों में नंबर बढ़ाने की होड़ दिखाई दी। फूल सिंह बरैया के समर्थन में योगेश दंडोतिया ने अपना मुंह काला करा लिया। योगेश दंडोतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बड़े आराम से बैठे और खुद से अपने चेहरे पर कालिक पोत ली। भारत की राजनीति में अपने नेता की नजर में आने के लिए समर्थक अक्सर ऐसा करते रहते हैं। ज्यादातर मौकों पर पोस्टर लगाकर नेताजी को खुश करने की कोशिश होती है। यही काम फूल सिंह बरैया के समर्थकों ने भी किया। वैसे मध्य प्रदेश में सिर्फ फूल सिंह बरैया के समर्थक ही नहीं है, बल्कि कई और नेताओं के समर्थक अपने नेता की नजर में आने के लिए इस तरीके के हैरान करने वाले कारनामे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की चुरहट विधानसभा से सामने आया है। 5 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय सिंह के चुनाव हार जाने के बाद उनके समर्थक संजय सिंह ने मन्नत मांगी थी कि जब अजय सिंह चुनाव नहीं जीत जाते तब तक वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। नतीजतन संजय सिंह की दाढ़ी ही लगभग 1.5 फीट तक बढ़ गई थी, जबकि उनके बाल बड़े बड़े हो गए थे। इस चुनाव में चुरहट विधानसभा से अजय सिंह ने जीत दर्ज की है और उनके समर्थक संजय सिंह ने अजय सिंह की मौजूदगी में अपनी दाढ़ी बनवाई और कटिंग भी करवाई। सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की। जैसे जैसे ये साल गुजर रहा है, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। हर दिन अयोध्या से शुभ समाचार आ रहे हैं। जाहिर है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सभी राम भक्तों को इंतजार है। इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से श्रद्धालु रामलला को तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का घी अयोध्या भेजा गया। 600 किलो घी अयोध्या लाया गया है। ये देसी घी राम मंदिर में अखंड ज्योति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 108 कलश में 600 किलो देसी घी लाया गया है। 27 नवंबर को 5 बैलगाड़ियों पर जोधपुर से ये घी भेजा गया था। जोधपुर के संत इस घी को लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें ये घी दिया गया। रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुँचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। आज से 46 दिन बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारी कितने जोरों से चल रही है। ध्वज दंड के साथ साथ राम मंदिर में निर्माणाधीन 42 द्वारों के लिए भी सामान तैयार कर लिया गया है। ये खास डिजाइन और खास माप के साथ तैयार किया गया है, जिसमें पीतल का इस्तेमाल किया गया है और ये सभी सामान अयोध्या पहुंच चुका है। वहीं ध्वज दंड की बात करें तो भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ ही कलश और ध्वज दंड की प्रतिष्ठा भी की जानी है।
दरअसल श्री राम मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के मुख्य मंदिर समेत परिक्रमा में कुल 7 मंदिर तैयार हो रहे हैं, जिनके शिखर पर ध्वज दंड की प्रतिष्ठा होनी है। ये ध्वज दंड अहमदाबाद में तैयार किए जा रहे हैं। अहमदाबाद के भरत भाई मेवाड़ा ऐतिहासिक ध्वज दंड इसको तैयार कर रहे हैं। मुख्य ध्वज दंड के साथ साथ 6 और दंड भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य ध्वज दंड का वजन 5,500 किलोग्राम है। इसी परिसर में शिव जी, गणेश जी, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी का मंदिर भी शामिल है। इन सभी के लिए एक समान ध्वज दंड तैयार किया जा रहा है। इनकी लंबाई 20 फीट होगी और वजन 700 किलोग्राम होगा। इसकी लेंथ 40 फीट है, 44 फीट है। उसका वेट है 5,500 किलो। हमने ये सब बना के तैयार कर दिया बिफोर टाइम। हम लोग बिफोर शेड्यूल हम लोग इसको पहुंचा भी देंगे। और सत्ता में अब बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की, जहां से अगले कुछ घंटों में बड़ी और जानकारी मिल सकती है, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल ने अब सारी ताकत झोंक दी है। हमास को मिटाने के लिए नेतन्याहू ने अब सारे घोड़े खोल दिए हैं। जो मिसाइल, बम और बारूद से हाल पिछले 62 दिनों से नॉर्थ गाजा का किया गया था, अब साउथ गाजा में भी ऐसा ही गदर देखने को मिल रहा है। दक्षिण गाजा में हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दक्षिण गाजा में इजराइल ने बड़ी प्लानिंग की है। दक्षिण गाजा को इजराइल ने हर तरफ से घेर लिया है, मतलब जमीन और आसमान से बारूद बरसाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चप्पे चप्पे पर इजराइल के सैनिक तैयार हैं। मतलब ये कि इजराइल की सेना को सीधा आदेश है कि हमास के लड़ाकों को देखते ही खत्म कर दो। दक्षिण गाजा में सबसे अहम है खान यूनिस, जिसे आप हमास की साजिशों की खान भी कह सकते हैं, क्योंकि इजराइल का दावा नॉर्थ गाजा से भागे कमांडर लड़ाके यहीं छिपे हुए हैं। इजराइल की सेना को यह भली भांति मालूम है, लिहाजा इजराइल ने खान यूनिस को 3 तरफ से घेर लिया है। इजरायली एयरफोर्स की भीषण एयर स्ट्राइक कर रही है। इस वक्त इजरायली नेवी समंदर से हमले कर रही है, वहीं जमीन पर आईडीएफ के टैंक दनादन गोले बरसा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खान यूनिस के सेंटर तक आईडीएफ पहुंच चुकी है। खान यूनिस की टनल को नष्ट किया गया है और बाकी को बर्बाद किया जा रहा है। आम लोगों को इसे खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। खान यूनिस में खास कार्रवाई के लिए इजराइल ने यह जिम्मा खतरनाक ब्रिगेड को सौंपा है। दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने इजराइल के 98 डिवीजन को जमीन पर उतारा है। आईडीएफ के कमांडो घर घर तलाशी ले रहे हैं। इस दौरान हमास के कई कमांडर्स को मारने का दावा भी किया गया है। दावा है कि हमास की 30 सुरंगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। हमास के कई आउटपोस्ट, हथियार डिपो भी इस इलाके में बर्बाद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईडीएफ का 98 डिवीजन जो है वो पैराट्रूपर फोर्स से बना हुआ है। डिवीजन में कमांडो जो ब्रिगेड है उसकी एक एलीट आर्टिलरी रेजिमेंट भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट हानिया का कमांडर सिनवार है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये खान यूनिस में छिपा हुआ है। इजराइल फोर्स ने हमास लीडर याह्या सिनवार पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। खान यूनिस में सिनवार के घर को घेर लिया गया है। आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। सिनवार के घर के पास आईडीएफ ने फायरिंग भी की है। अब आपको बताते हैं कि सिनवार का काम तमाम करने के लिए आईडीएफ कैसे अलग अलग ब्रिगेड के जरिए ऑपरेशन चला रहा है। मोसाद सिनवार की लोकेशन ट्रेस कर रहा है। शिनबेट जमीनी जानकारियां जुटा रहा है। सायरेट मटकर की स्पेशल फोर्स सिनवार की तलाश में है। मैगलिन कमांडो टास्क पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूनिट 669 सर्च और रेस्क्यू के लिए स्टैंड बाय पर है। आइगोस गुरिल्ला वॉर को लेकर के अलर्ट पर है। इजराइल की सेना ने हानिया के उन कमांडर्स के लिए भी खास प्लान बनाया है जो हमले की रणनीति बनाते हैं, लड़ाकों को जुटाते हैं, अटैक का ऑर्डर देते हैं। हमास के टॉप कमांडर्स पर आईडीएफ ने अटैक किया है। एक तस्वीर आई है जिसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो नॉर्थ गाजा में 20 से ज्यादा हमास के कमांडर मारे गए हैं। आईडीएफ ने 5 कमांडर्स की तस्वीर भी जारी की है जो सुरंग के अंदर मौजूद थे। अब आपको बताते हैं जिन कमांडर्स को आईडीएफ ने ढेर किया वो हमास को कितनी मजबूती देते थे। एक नाम है एरियल डिवीजन का जो हेड था वो रफत सलमान बटालियन का ये कमांडर था। हम आपको बताते चलते हैं। ये मारा गया है रफत सलमान, ये कमांडर था और इसकी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर ये है। इसके अलावा जो मारा गया है वो मारा गया है अहमद अल घंदूर, ये नॉर्दर्न ब्रिगेड का कमांडर था। ये तस्वीर इसकी है। बेल रिजब डिप्टी नॉर्दर्न ब्रिगेड का कमांडर था, ये आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा डिप्टी नॉर्दर्न कमांडर के अलावा जो मारा गया है वो मारा गया इब्राहिम अल बियारी, ये सेंटर जबालियन बटालियन का एक कमांडर था।
तो ये तमाम कमांडर्स की जो तस्वीर है वो जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। असम अबू रकबा हेड था ये एरियल डिवीजन का, ये भी मारा जा चुका है और बताया जा रहा है कि कई और कमांडर्स इस वक्त ट्रैप में हैं आईडीएफ के। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की, जो नॉर्थ इजराइल को टारगेट कर रहा है। एक तरफ इजराइल गाजा में गदर मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट दाग रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इजराइल ने आसमान में ही नष्ट कर दिया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह वाले फ्रंट पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को उसके घर में घेरा जाए, लेकिन अभी दो तरफ से वॉर फ्रंट जारी है। एक तरफ हमास को दक्षिण गाजा में पूरी तरीके से उसके कमांडर्स को घेरना और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को काबू में रखना।